वेलकम बैक। सेल के नेक्स्ट पार्ट में सेल थ्योरी और सेल लीनियर थ्योरी पढ़ने के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेल का अगला हिस्सा इस चैप्टर का, और एनसीईआरटी की अगली हेडिंग है ओवरव्यू ऑफ ए सेल, एक कोशिका का अवलोकन। क्या मतलब होता है अवलोकन का? अवलोकन कहने का मतलब है एक जान पहचान आप बढ़ाएं सेल के बारे में, आप जाने कि सेल कैसा होता है, कैसा दिखता है, क्या पार्ट होते हैं, क्या कंपोनेंट हैं। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली जानेंगे यूकारियोटिक और प्रोकारियोटिक सेल का डिफरेंस क्या होता है। इतना ही नहीं, यूकारियोटिक सेल में प्लांट और एनिमल सेल के बारे में क्या डिफरेंस है, यही सब जानने जा रहे हैं। ध्यान से सुनो। अगर हम कहें कि आप हमें एक सेल बना के दिखाइए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक क्लोज सर्किट बनाएंगे। शेप कुछ भी हो सकता है, आप राउंड बना सकते हैं, स्फीयर बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं, ठीक है, कोई पॉलीगन बना सकते हैं, लेकिन आप एक क्लोज सर्किट बनाएंगे। और क्लोज सर्किट बनाने का मतलब आपने क्या बना दिया है, आपने बना दिया है आउटर मोस्ट बाउंड्री। तो आपने क्या बना दिया है, आपने आउटर मोस्ट बाउंड्री बना दी है। अगर आप कोई बाउंड्री बना दोगे बाहर, तो एक आयतन तो उसके अंदर भरेगा, एक आयतन, एक एरिया ऑक्युपाई होगा, और उस आउटर मोस्ट बाउंड्री के अंदर जो एरिया ऑक्युपाई होता है वो भरा होता है अर्ध तरल पदार्थ से, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स से। और याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, जब सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स को मैचिंग कॉलम में मिलाने को कहेगा तो आप मिला देना उसे साइटोप्लाज्म से। तो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स का मतलब जो है साइटोप्लाज्म से है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स का मतलब साइटोप्लाज्म से है, याद रखना है मैचिंग कॉलम में। चले अब ध्यान से सुनिएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में एक इंपॉर्टेंट लाइन आपको बताने जा रहे हैं, जिसे आप ये कंफर्म करेंगे, आप पता लगाएंगे कि कोई सेल यूकारियोटिक है कि प्रोकारियोटिक है। यूकारियोटिक और प्रोकारियोटिक सेल का डिफरेंस आप पता लगाएंगे इसकी सहायता से। ध्यान से सुनिए। अगर सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स में यानी सेल के साइटोप्लाज्म में अगर डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, सेल के साइटोप्लाज्म में अगर डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, तो सेल को बोला जाता है, सेल को बोला जाता है यूकारियोट। क्या बोला जाता है? सेल को नाम दिया जाता है यूकारियोटिक सेल, ठीक है। तो यहां पे जरा देखें, अगर सेल के साइटोप्लाज्म में ये एक प्रोकारियोटिक सेल लिया है, ये एक यूकारियोटिक सेल लिया है, ये सेल का साइटोप्लाज्म है, ये इस सेल का साइटोप्लाज्म है यूकारियोटिक सेल का। ध्यान से सुनना। अगर सेल के साइटोप्लाज्म में, ध्यान से सुने, अगर सेल के साइटोप्लाज्म में अगर डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, तो सेल को बोल दिया जाता है यूकारियोट। डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कहने का मतलब हुआ न्यूक्लियस। तो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स को मैच कराएंगे साइटोप्लाज्म से, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर को मैच कराएंगे न्यूक्लियस से। याद रखेंगे। तो ये जरा देखें, एक सेल बना हुआ है और हम कहें कि क्यों ये प्रोकारियोटिक सेल है, तो आप कहोगे क्योंकि सेल के साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस नहीं दिख रहा है। तो सीधा मतलब प्रोकारियोटिक सेल में कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस भले ही नहीं पाया जाता है, लेकिन यहां पे न्यूक्लियर रीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डीएनए का मॉलिक्यूल पाया जाता है, और वो डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है। क्या है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है। तो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है वो जो न्यूक्लियर रीजन को रिप्रेजेंट करता है। प्रोकारियोटिक सेल में न्यूक्लियर रीजन जो साइटोप्लाज्म में जो हिस्सा जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसको नाम दिया जाता है, उसको कहा जाता है इनसिपिएंट न्यूक्लियस। क्या नाम दिया जाता है? इनसिपिएंट न्यूक्लियस बोला जाता है। चलो ध्यान से सुने जरा। इसी को
इसी को नाम दिया जाता है जीनोफोर। क्या नाम दिया जाता है? इसी को जीनोफोर भी बोला जाता है और इसी को न्यूक्लियोइड बोला जाता है। क्या नाम दिया जाता है? न्यूक्लियोइड बोला जाता है। तो सबसे पहली बात ये कि प्रोकार्योटिक सेल में हम कहें न्यूक्लियस होता है कि नहीं, तो आप कहोगे प्रोकार्योटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, पहली बात। तो न्यूक्लियर रीजन के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है। प्रोकार्योटिक सेल में न्यूक्लियर रीजन उस एरिया को बोला जाता है जहां पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए का मॉलिक्यूल पाया जा रहा है, वो भी कैसा है? सर्कुलर। तो एक मॉलिक्यूल है वन डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए का मॉलिक्यूल है, वही न्यूक्लियर रीजन को रिप्रेजेंट करता है, जिसे जाना जाता है इंसिपिएंट न्यूक्लियस के नाम से, जीनोफोर के नाम से या न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो अगर सेल के साइटोप्लाज्म में डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर न्यूक्लियस है तो सेल को बोलोगे यूकार्योट, नहीं तो सेल बोला जाता है प्रोकार्योट। तो अब प्रोकार्योट के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। यहाँ पे जरा देखें, यहाँ पे आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो सेल वॉल है। सभी प्रोकार्योट में सेल वॉल पाया जाता है, बस माइकोप्लाज्मा या जो पीपीएलओ है, माइकोप्लाज्मा या जो पीपीएलओ है वहां पे सेल वॉल नहीं पाया जाता। बाकी सभी प्रोकार्योट में सेल वॉल पाए जाते हैं। सेल वॉल के जस्ट इनर साइड पे पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन। क्या पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक है ना। तो सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, अंदर का जो एरिया है वो है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म है। क्या है? साइटोप्लाज्म है। आगे आ जाए। अब यहाँ पे हम साइटोप्लाज्म में देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें प्रोकार्योट में पाई जाती हैं। सबसे पहली बात तो ये बताया कि एक डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए का मॉलिक्यूल पाया जाता है, ये बात हो गई। ठीक है। इसके अलावा जरा देखना है, यहाँ पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं। कौन सा राइबोसोम पाया जा रहा है? यहाँ पे 70S की 80S, यहाँ पे 70S राइबोसोम पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? 70S राइबोसोम यहाँ पे पाया जा रहा है। ठीक है। साथ में जरा देखें यहाँ पे क्या पाया जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ गैस वैक्यूल पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं? गैस वैक्यूल पाए जा रहे हैं। साथ में ही यहाँ पे प्रोकार्योटिक सेल में रिजर्व फूड मटेरियल है और इस रिजर्व फूड मटेरियल को क्या नाम दिया जाता है? इंक्लूजन बॉडी। क्या नाम दिया जाता है? इंक्लूजन बॉडी नाम दिया जाता है। तो साथ में यहाँ पे रिजर्व फूड मटेरियल है और इस रिजर्व फूड मटेरियल को किस नाम से जाना जाता है? इंक्लूजन बॉडी के नाम से जाना जाता है। तो साइटोप्लाज्म में आपको क्या क्या दिखा? 70S राइबोसोम दिखा, एक डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए का मॉलिक्यूल दिखा है, गैस वैक्यूल दिखे हैं, रिजर्व फूड मटेरियल किस फॉर्म में दिखा है? इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में दिखा हुआ है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो ध्यान से सुनिए, इसी सेल मेम्ब्रेन का, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है सेल के साइटोप्लाज्म में, बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में, और यह एक्सटेंशन मीजोसोम के फॉर्म में है और यह एक्सटेंशन क्रोमैटोफोर के फॉर्म में है। मीजोसोम के फॉर्म में और क्रोमैटोफोर के फॉर्म में। मीजोसोम जो है उसका वही काम है जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है यूकार्योटिक सेल में, और क्रोमैटोफोर का वही काम है जो थैलाकॉइड का, या आप समझे जो क्लोरोप्लास्ट का जो काम है यूकार्योटिक सेल में। तो ये मीजोसोम और क्रोमैटोफोर दोनों बने हुए हैं। कैसे बने हुए हैं? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से। और ये एक्सटेंशन कहाँ है? साइटोप्लाज्म में है। कहाँ पे है? साइटोप्लाज्म में है एक्सटेंशन। तो ये एक्सटेंशन जो है साइटोप्लाज्म में होता है। इसके बारे में और हम लोग बात करेंगे। तो ये हम लोगों ने थोड़ा सा प्रोकार्योटिक सेल के बारे में बात की, और अभी एक लाइन सीधा हमने आपको बताया था, अगर सेल के साइटोप्लाज्म में डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, अगर सेल के साइटोप्लाज्म में डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है तो सेल को बोला जाता है यूकार्योट। क्या बोला जाता है? यूकार्योट कहा जाता है। और आप समझ गए होंगे डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर किसके लिए टर्म आ रहा है? न्यूक्लियस के लिए आ रहा है। ठीक है, चलो ध्यान से सुनिए जरा।
इस न्यूक्लियस में अगर आप देखेंगे तो इस न्यूक्लियस में आपको कुछ न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर का नेटवर्क दिखेगा जिसे बोला जाता है क्रोमैटिन। क्या नाम दिया जाता है? क्रोमैटिन नाम दिया जाता है। बाकी न्यूक्लियस में डिटेल में हम पढ़ेंगे। क्रोमैटिन होता क्या है? न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर होता है। और क्रोमैटिन के पाए जाने वाले केमिकल कंपोजिशन के अगर आप बात करेंगे तो इसमें डीएनए होता है, आरएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। दोबारा इसके बारे में बात करेंगे, ध्यान से सुना जरा। यही जो क्रोमैटिन है, न्यूक्लिक एसिड डीएनए इसी क्रोमैटिन में है। यही क्रोमैटिन जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो यही क्रोमैटिन किसका रूप लेगा, किसका आकार ले लेगा? क्रोमोसोम का। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल है या जो क्रोमोसोम है यूकारियोटिक सेल में, वो कहाँ पाया जाता है? वो न्यूक्लियस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक है ना? चलो ध्यान से सुनिए जरा। यहां पे देखें, यहां पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, जबकि यहां पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो सीधे साइटोप्लाज्म में है, सीधे साइटोप्लाज्म में है। यहां पे किसी प्रकार का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो जब यहाँ पे किसी प्रकार का ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इस वजह से प्रोकार्योट का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको आप क्या नाम देते हैं? नेकेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेकेड जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। क्या बोला जाता है? नेकेड जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। याद रखेंगे। तो नेकेड जेनेटिक मटेरियल कहाँ? प्रोकार्योट में, जबकि यहाँ पे यूकारियोट में जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, ठीक है ना? चलें आगे आ जाएं। ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आगे जब हम पढ़ेंगे तो बताएंगे ये न्यूक्लियर पोर है, इसके बारे में बात करेंगे। न्यूक्लियस के अंदर जो साइटोप्लाज्म का जो हिस्सा होता है उसको बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में तो एक आपने देखा क्रोमैटिन, और इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको दिखेगा न्यूक्लियोलस। क्या दिखाई देगा? न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस को जाना जाता है किस नाम से? लिटिल न्यूक्लियस के नाम से। किस नाम से? लिटिल न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। तो न्यूक्लियोलस को लिटिल न्यूक्लियस कहा जाता है, याद रखना है आपको। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको क्रोमैटिन दिखा जिससे क्रोमोसोम बनता है, और इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको दिख रहा है न्यूक्लियोलस। बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे तब। आगे आ जाएं, ध्यान से सुनिएगा। यूकारियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के अलावा, यूकारियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के अलावा जो दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं उन्हीं को नाम दिया जाता है सेल ऑर्गेनेल। ध्यान से सुनिएगा। यूकारियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अलावा जो दूसरे डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हैं, यूकारियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस के अलावा जो दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको नाम दिया जाता है सेल ऑर्गेनेल। तो उसी को देखते हैं कि कौन से सेल ऑर्गेनेल हैं, जरा इसके बारे में बात करते हैं। चलें ये देखें जरा। ये एक प्लास्टिड है, और जो प्लास्टिड हम लोग बनाए हैं इसमें ये है क्लोरोप्लास्ट। अगला जो सेल ऑर्गेनेल हम नोट कर रहे हैं ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये लाइसोसोम। ये जो सेल ऑर्गेनेल है इसका नाम है गोल्गी बॉडी। यहां देखें,
ये जो रेड कलर से बना हुआ जो सेल ऑर्गेनेल है ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है और ये एक्सटेंशन आकर के देखना कहाँ जुड़ गया है, ये है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। तो सेल मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन बनाया और आके जुड़ गया, कहाँ जुड़ गया, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। तो बनने वाला स्ट्रक्चर जाना जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से। अगला जरा देखें, ये एक स्ट्रक्चर है जिसे नाम दिया जाता है वैक्यूल और वेल डेवलप्ड वैक्यूल पाया जाता है प्लांट सेल में। कहाँ पाया जाता है, प्लांट सेल में वेल डेवलप्ड वैक्यूल पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि नॉन मेम्ब्रेनस है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनेल है नाम है सेंट्रोसोम। एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल होते हैं, एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल होते हैं और दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, याद रखना है, दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, चलें आगे आ जाएं। इसके अलावा एक और आपको नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल के बारे में बताने जा रहे हैं और वो है, ये देखें, ये साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाला जो राइबोसोम है वो एटीएस है। यहीं पे जरा देखें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी हमने राइबोसोम बनाए हुए हैं और ये भी राइबोसोम क्या है, ये भी एटीएस है। तो साइटोप्लाज्म में एटीएस, राइबोसोम के सरफेस पे एटीएस है। इसके अलावा अगर आप यूकारोटिक सेल में राइबोसोम जानना चाहेंगे तो क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड में भी होगा, लेकिन याद रखना ये जो राइबोसोम है जो प्लास्टिड में है ये एटीएस नहीं है, ये 70S है। यही मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम है वो भी 80 नहीं है, वो 70S राइबोसोम है। तो अगर आप यूकारोटिक सेल में राइबोसोम की बात करेंगे तो एटीएस कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाया जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा। ठीक, तो ये जरा देखें, ये जो आपने देखा यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है इसी को क्या नाम दिया जाता है, सेल ऑर्गेनेल कहा जाता है। याद रखेंगे, एक्सेप्शनली कुछ सेल ऑर्गेनेल नॉन मेम्ब्रेन बाउंड भी होते हैं, जैसे कि राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, जैसे सेंट्रियोल नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। इसके अलावा ये न्यूक्लियोप्लाज्म में जो न्यूक्लियोलस है वो भी क्या होगा, वो भी नॉन मेम्ब्रेनस है या नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होगा, नॉन मेम्ब्रेनस या नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होगा। ठीक है, तो जल्दी से समराइज करते हैं हम लोग। इसके अलावा एक और सेल ऑर्गेनेल यहाँ पे बचा जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है और ये हैं माइक्रो बॉडीज। माइक्रो बॉडी जैसे आपने नाम सुना होगा, जैसे कि परऑक्सीसोम, जैसे ग्लाइऑक्सीसोम एंड एस्फेरोसोम। परऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम एंड एस्फेरोसोम। तो परऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम और एस्फेरोसोम ये माइक्रो बॉडीज के एग्जाम्पल हैं। तो लाइसोसोम, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, माइक्रो बॉडी जैसे कि परऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, एस्फेरोसोम, ये सब के सब सेल ऑर्गेनेल हैं। वो सही बात है कि डिफिनेशन वाइज यूकारोटिक सेल में डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के अलावा, न्यूक्लियस के अलावा जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हैं वो सेल ऑर्गेनेल है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक्सेप्शनली कुछ ऐसे भी सेल ऑर्गेनेल हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, जैसे कि राइबोसोम, जैसे कि सेंट्रोसोम। एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल होता है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमने यहाँ पे यूकारोटिक
और प्रोकारोटिक सेल के बारे में डिफरेंस जाना। यूकारोटिक और प्रोकारोटिक सेल के बारे में डिफरेंस जाना, ठीक है ना। तो बताएं, सेल ऑर्गेनेल यूकारोट में पाया जाता है कि प्रोकारोट में? यूकारोट में पाया जाता है कि प्रोकारोट में? दोनों में। प्रोकारोट में भी पाया जाता है, बस ये है कि प्रोकारोट में जो सेल ऑर्गेनेल है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। अगला सवाल सुना, अगर कहेगा कि मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल दोनों में पाए जाते हैं, यूकारोट और प्रोकारोट में, तो स्टेटमेंट फॉल्स होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है किसमें? यूकारोट में। तो दोबारा सुना, अगर कहेगा सेल ऑर्गेनेल्स आर रिपोर्टेड इन बोथ यूकारोट एज वेल एज प्रोकारोट, तो आप कहोगे ट्रू है। लेकिन अगर कहेगा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर फाउंड इन बोथ यूकारोट एज वेल एज प्रोकारोटिक सेल, तो कहना फॉल्स है, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल कहाँ नहीं पाया जाता है? ये नहीं पाया जाता है प्रोकारोटिक सेल में। तो प्रोकारोटिक सेल में कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है। बाकी यहां पे ये मेम्ब्रेन बाउंड जो है सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। चलो कुछ इंपॉर्टेंट मैचिंग कॉलम लिखे हैं, जल्दी जल्दी इसका आंसर करते हैं। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, क्या आंसर होगा? साइटोप्लाज्म। डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, क्या आंसर होगा? न्यूक्लियस। मेन एरेना, इंपॉर्टेंट है, नीट में कई बार रिपीट हो चुका, याद रखना। मेन एरेना, एरेना का मतलब होता है अखाड़ा, और यहां पे अखाड़ा का मतलब है डिफरेंट टाइप के फिजियोलॉजिकल रिएक्शन से। तो चाहे प्लांट सेल हो और चाहे एनिमल सेल हो। एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट दिया है, अभी हम लोग देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है कि चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, मेन एरेना साइटोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। एरेना का मतलब है अखाड़ा, और यहां पे अखाड़ा का मतलब है फिजियोलॉजिकल रिएक्शन। तो चाहे प्रोकारोट और चाहे यूकारोट, चाहे प्लांट सेल और चाहे एनिमल सेल, मेन एरेना किसे कहा जाएगा? साइटोप्लाज्म को। किसको बोला जाएगा? साइटोप्लाज्म को नाम दिया जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। अब यहां पे हम लोग जरा मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन एंड नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर ले रहे हैं जो नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। आप जानते हैं क्या क्या होगा? जहां पे राइबोसोम नहीं पाया जाता है, जहां पे मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, राइबोसोम, और क्या होगा? सेंट्रोसोम। आपको मालूम है एक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल होते हैं और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। और कोई कंपोनेंट आप बता पाओगे? बिल्कुल सही, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस भी क्या होगा? नॉन मेम्ब्रेनस होगा। डबल मेम्ब्रेन में आप देखें, डबल मेम्ब्रेन में
प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा अगर आप न्यूक्लियस की बात करेंगे, अगर आप न्यूक्लियस की बात करेंगे तो वो भी क्या होगा, डबल मेम्ब्रेन। अब इनके अलावा जो बच गया वो सिंगल मेम्ब्रेन है। क्या क्या बच गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल हो गया, ठीक है, माइक्रो बॉडीज हो गए। ये सब के सब क्या हो गए, ये सब के सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड हो गए। तो नेक्स्ट पार्ट में हमने यहाँ पे मेम्ब्रेन के बारे में बात की इस नोट में। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग राइबोसोम के बारे में बात कर रहे हैं, राइबोसोम्स के बारे में बात कर रहे हैं। राइबोसोम की बात कर लो, प्रोकार्योट में बात करेंगे, फिर यूकार्योट में बात करेंगे। प्रोकार्योट में जो राइबोसोम है वो 70S है। कहाँ पाया जाता है, सीधी बात है, सब पढ़ के आ रहे हैं। कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में। कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में। आप यूकार्योट की बात कर लो तो आप कहाँ कहाँ बताओगे, यूकार्योट में साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ऐसे नोट कर रहे हैं, इन साइटोप्लाज्म, इन क्लोरोप्लास्ट, इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन RER। तो क्या बात कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन RER पर, मतलब उसके सरफेस पे। तो यहां देखें, साइटोप्लाज्म में एकदम कंफर्म है 80S होगा, ठीक है ना। RER पे भी क्या होगा, 80S होगा, जबकि क्लोरोप्लास्ट में 70S और माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या होगा, 70S होगा। ये भी आप जानते ही हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट पे हम जरा देखते हैं। यहाँ पे राइबोसोम के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आपको मालूम है कि राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री का नाम दिया जाता है। तो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, कहेगा प्रोकार्योट में प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है और यूकार्योट में प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है। सीधी बात है, आपको मालूम है जहां राइबोसोम होगा वहां प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो चाहे राइबोसोम की बात करें या प्रोटीन सिंथेसिस की बात करें, आंसर हमारा यही रहेगा। कहेगा प्रोकार्योट में कहां प्रोटीन सिंथेसिस होती है, आंसर करना साइटोप्लाज्म। कहे यूकार्योट में कहां प्रोटीन सिंथेसिस होती है, साइटोप्लाज्म में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और इवन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होता है, ठीक है ना। चलें अगली बात जरा देखें। अगर हम कहें कि प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल में कौन लार्जर है कौन स्मॉलर है, तो आपने देखा ही है। ये प्रोकार्योटिक सेल है, ये यूकार्योटिक सेल है। तो प्रोकार्योटिक सेल स्मॉलर होते हैं और बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं। स्मॉलर होते हैं और बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। तो अब इतना जरा हम लोग देखते हैं NCERT में क्या दिया हुआ है उसको। तो देखते हैं हम लोग यहां पे और हमारा हेडिंग है यहां पे एन ओवरव्यू ऑफ सेल।
एक कोशिका का अवलोकन जो हमने पढ़ लिया है, हमने देखते हैं हमने क्या याद किया और इसमें क्या दिया हुआ है। करा यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल इन एन ऑनियन पिल अथवा ह्यूमन चिक सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। Let's us recollect their structure. The onion cell, which is a typical plant cell, has a distinct cell wall as its outer boundary, and just within it the cell membrane. The cell of the human chick have an outer membrane at the delimiting structure of the cell. तो यहाँ पे देखें, प्लांट सेल के एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, ऑनियन पिल का, प्याज का जो छिलका है उसके बारे में बात कर रहा है वो। और वहीं पे जरा देखें एनिमल सेल के लिए जो ह्यूमन चिक सेल है उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ह्यूमन चिक सेल कहने का मतलब ये चिक वाला पोर्शन, अंदर का जो ओरल म्यूकोसा है उसकी बात कर रहा है, तो एनिमल सेल के लिए। ठीक, आप पढ़े लिखे होशियार आदमी हैं, आप जानते हैं कि अगर प्लांट सेल होगा तो सबसे बाहर क्या होगा, सेल वॉल होगा। बाकी सेल वॉल में जब हम पढ़ेंगे तो अलग अलग ग्रुप में हम बात करेंगे। तो प्लांट सेल में सबसे बाहर सेल वॉल होता है और जस्ट उसके अंदर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा। अगर वहीं आप ह्यूमन चिक सेल के बारे में बात करने जा रहे हैं, मतलब आप एनिमल सेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पे सबसे बाहर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा। ठीक है ना, ध्यान से सुनना जरा। इनसाइड ईच सेल ए डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। चूंकि प्लांट और एनिमल सेल दोनों क्या हैं, यूकारियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं, इसी वजह से क्या पाया जा रहा है, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाया जा रहा है सेल के साइटोप्लाज्म में। याद रखना, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियस है। आगे आ जाना। This nucleus contain the chromosome, which in turn contain the genetic material DNA. तो ये न्यूक्लियस जो है, अभी हमने पढ़ा है, क्रोमैटिन रखता है, क्रोमैटिन क्रोमोसोम बनाता है सेल डिवीजन के दौरान, तो न्यूक्लियस क्रोमोसोम रखता है और ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए को रखता है। ध्यान से सुनना, वो सेल जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, तो जो न्यूक्लियस को रखता है वो कहे जाते हैं यूकारियोट, और वहीं दूसरी जो न्यूक्लियस जिनमें नहीं पाया जाता है, जो लैक करता है न्यूक्लियस को, उसको बोला जाता है प्रोकारियोट। तो सीधी बात आपको याद कराया है, अगर सेल के साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस है तो उसको बोला जाता है यूकारियोट, अगर नहीं होगा तो बोला जाएगा प्रोकारियोट। ठीक है, चलो, तो चाहे प्रोकारियोट हो या चाहे यूकारियोटिक सेल हो, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स दोनों में ऑक्यूपाई करता है पूरे सेल का जो आयतन है। तो आप जानते हैं सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स किससे मैच कराओगे, साइटोप्लाज्म से। किससे मैच करा देना, साइटोप्लाज्म से। आगे आ जाओ। द साइटोप्लाज्म विद द मेन एरेना, देखो ये भी याद कराया है, मेन एरेना सेलुलर एक्टिविटी के लिए, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल सेल हो, क्या आंसर होगा, साइटोप्लाज्म आंसर होगा। ठीक है ना, और इसी साइटोप्लाज्म में ढेर सारे केमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं जिससे कोई सेल लगातार लिविंग बना हुआ है। फिजियोलॉजिकल रिएक्शन के बिना सेल जो है लिविंग स्टेज में नहीं रह सकता है। ठीक है, आगे आ जाएं, ध्यान से सुनना क्या कह रहा है। न्यूक्लियस के अलावा यूकारियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में दूसरे जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है उसे क्या बोला जाता है, ऑर्गेनेल। क्या नाम दिया जाता है, ऑर्गेनेल नाम दिया जाता है। जैसे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडी और वैक्यूल। और प्लांट प्रोकारियोटिक सेल में ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते हैं, सही बात है, लेकिन नॉन मेम्ब्रेन बाउंड तो पाया जाता है, जैसे कि राइबोसोम। नेक्स्ट पॉइंट में देखो आ भी गया, राइबोसोम जो है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, पाया जाता है ऑल सेल। ऑल सेल कहने का मतलब चाहे प्रोकारियोटिक सेल हो या चाहे यूकारियोटिक सेल हो, राइबोसोम जरूर पाया जाएगा। सेल के अंदर राइबोसोम सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही नहीं पाया जाता है, और कहां पाया जाता है, दो ऑर्गेनेल में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, प्लांट की बात करोगे, और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, चाहे प्लांट सेल की बात करो चाहे एनिमल सेल की बात करो। तो दो ऑर्गेनेल में भी पाया जा रहा है। इतना ही नहीं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी पाया जाता है। तभी हमने नोट किया था, साइटोप्लाज्म में है, माइटोकॉन्ड्रिया में है, क्लोरोप्लास्ट में है, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर है, याद रखेंगे। आगे आ जाएं। एनिमल सेल कंटेन्स another non-membrane bound organelle called centrosome.
अगर एनिमल सेल की बात करोगे तो वहां पे दूसरा एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाया जाता है जिसको सेंट्रोसोम बोला जाता है, और सेंट्रोसोम का रोल हम लोग देखेंगे कहां, जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तब। आगे आ जाओ नेक्स्ट पार्ट में। सेल जो है वो डिफर करता है साइज में, शेप में और उसकी एक्टिविटी में। साइज में, शेप में और एक्टिविटी में डिफर करता है। अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के और अलग अलग शेप का अलग अलग कार्य होता है। आगे आ जाना जरा। कर रहा है माइकोप्लाज्मा को स्मॉलेस्ट सेल बता रहा है, कितना लेंथ बता रहा है, 0.3 माइक्रोमीटर। याद रखेंगे माइकोप्लाज्मा आंसर तब करेंगे जब पीपीएलओ नहीं दिया रहेगा, क्योंकि पीपीएलओ का जो साइज है वो 0.1 माइक्रोमीटर है। फिलहाल माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ भी माइकोप्लाज्मा से ही बिलोंग करता है, लेकिन दो नंबर जो डेटा दिया हुआ है एनसीईआरटी में 1.1 माइक्रोन का, 1.3 माइक्रोन का, तो सबसे स्मॉलेस्ट कहेगा तो हम पीपीएलओ टिक करेंगे, नहीं दिया रहेगा तो हम टिक करेंगे माइकोप्लाज्मा को। तो स्मॉलेस्ट सेल है 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ का है, जबकि बैक्टीरिया हो सकता है 3 से 5 माइक्रोमीटर का। अगर एक लार्जेस्ट सेल की बात करोगे तो वो होगा अंडा और किसका, ऑस्ट्रिच का। तो ऑस्ट्रिच का अंडा जो है वो लार्जेस्ट सेल का एग्जांपल है। ध्यान से सुना, जैसे अमीबा एक सेल है, वैसे मुर्गी का भी एक अंडा जो है वो एक सेल के बराबर होगा, एक स्पर्म एक सेल के बराबर होगा, एक मायोसाइट ले लें तो एक सेल के बराबर होगा। तो वैसे एक शुतुरमुर्ग का अंडा जो है, जो कि बड़ा होता है, वो भी एक सेल का एग्जाम्पल है, एक सिंगल सेल का एग्जाम्पल है। तो सबसे बड़े सेल की बात करेंगे तो ऑस्ट्रिच का अंडा होगा, याद रखो, ठीक है। मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में अगर आप बात करेंगे तो आरबीसी का जो डायामीटर है वो है 7 माइक्रोमीटर। कितना है, 7 माइक्रोमीटर। लॉन्गेस्ट सेल की बात करोगे तो नर्व सेल जो है वो लॉन्गेस्ट जो सेल का एग्जाम्पल होगा। सेल जो है वो अपने शेप में भी वैरी करते हैं, वो डिस्क जैसे हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, कॉलुमिनर हो सकता है, क्यूबॉइडल हो सकता है, थ्रेड लाइक धागे नुमा हो सकता है, इवन इररेगुलर हो सकता है, और शेप बदलता रहता है, वैरी करता है जैसा सेल का कार्य होता है। चलें, कुछ सेल के शेप दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। चलें, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कुछ सेल दिए हैं, उनके शेप के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखे जरा, ये है रेड ब्लड सेल, और राउंड होगा और बाई कॉन्केव होगा, राउंड और बाई कॉन्केव। देखो दोनों ओर से कॉन्केविटी दिख रही है, याद रखना है। ये देखें, अगर ये इसको आरबीसी मानेंगे तो ऐसे सामने से देखेंगे तो कैसा दिख रहा है, स्फेरिकल राउंड दिख रहा है। लेकिन अगर आप ऐसे देखेंगे तो इधर से भी डिप्रेशन होगा, इधर से भी डिप्रेशन होगा, तो राउंड हो गया और बाई कॉन्केव हो गया, राउंड हो गया और बाई कॉन्केव, याद रखना। तो राउंड और बाई कॉन्केव होगा। व्हाइट ब्लड सेल की बात करोगे तो अमीबॉयड, अमीबॉयड कौन सा शेप होता है, अमीबा के जैसा, और अमीबा का क्या शेप है, इर्रेगुलर। क्या होगा, इर्रेगुलर। तो व्हाइट जो ब्लड सेल है उनका शेप होगा इर्रेगुलर। अगर आप कॉलुमिनर एपिथेलियल सेल की बात करोगे, बहुत पेक्युलियर फीचर है, लंबे और पतले सेल होते हैं और न्यूक्लियाई उनके बेस पे पाया जाता है। तो लॉन्ग एंड नैरो सेल्स हैं और न्यूक्लियाई उनके बेस पे पाया जाता है, बाकी हम टिश्यू में पढ़ेंगे। तो कॉलुमिनर एपिथेलियल सेल लॉन्ग एंड नैरो। आगे आ जाओ, नर्व सेल की बात करोगे तो लंबे सेल हैं और ब्रांचिंग भी हैं, तो ब्रांच्ड एंड लॉन्ग सेल हैं। अगर आप ट्रैकिड की बात करोगे, आप जानते हैं जालों में पाया जाता है, ट्रैकिड यूनिसेलर होता है जबकि बेसल मल्टीसेलर होता है। तो ट्रैकिड इलॉन्गेटेड है, कैसा है, इलॉन्गेटेड, लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम है, और दोनों किनारे पे क्या है, नैरो है, टेपर्ड है, इलॉन्गेटेड होगा। और मीजोफिल सेल की बात कर लो, लीफ की जो ग्राउंड टिश्यू है, लीफ के ग्राउंड टिश्यू को बोला जाता है मीजोफिल। लीफ के ग्राउंड टिश्यू को नाम दिया जाता है मीजोफिल।
तो लीफ के ग्राउंड टिश्यू को मीजोफिल बोला जाता है, और मीजोफिल सेल का जो शेप है वो कैसा है, राउंड एंड ओवल, राउंड एंड ओवल, तो राउंड एंड ओवल है। मैचिंग कॉलम में फोटो भी दिया जाता है, ये फोटो बना देंगे और दूसरी कॉलम में इसका शेप नोट करेंगे, तो आप याद रखना कि किसका क्या शेप है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।